Okay, namaste to all of you and I welcome you in the Swami Vivekananda Institute. Last time जब हमने topic cover किया था, we have covered up to question number 18. So in this series, what we are going to do, we are going to start, ठीक है, 18 के बाद हम start करने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कौन कौन से important question है एंड कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ नाउ मूविंग वेरी फास्ट. सो दैट्स वाई लेट्स हैव अ क्वेश्चन. लास्ट टाइम जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था और मैंने बोला था कि आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार ज़रूर देख के आइएगा एंड लेट्स बिगिन द सीरीज़ फ्रॉम देयर. कह रहे हैं आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च. आपको क्या करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक रिसर्च के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है. क्या आइडेंटिफिकेशन करना है, लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इन ऑप्शन में से आपको देखना है. ठीक है, एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग ए डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम. ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में हम डिटेल्ड रूप में उसकी समीक्षा करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में. हैविंग ए लिटरेचर रिव्यू प्ले ए माइनर रोल बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम. यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो बहुत ही कम रोल प्ले करता है. क्या इंपॉर्टेंट प्ले करता है, प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करना. डिस्क्राइबिंग द रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड, यानी जो भी ट्रेंड है उसके बारे में हम व्याख्या देने, यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कलेक्टिंग न्यूमेरिक डेटा. देखिए, जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी भी न्यूमेरिक डेटा नहीं आता है. न्यूमेरिक डेटा कहाँ पे आता है, न्यूमेरिक, सिस्टमेटिक, स्टैटिक्स, ये सब कहाँ पे आता है भाई, ये सब आता है हमारे क्वांटिटेटिव में. तो ऑफकोर्स कलेक्टिंग न्यूमेरिक डेटा, ये तो आपका गलत हो जाएगा. फिर यह कह रहा है कलेक्टिंग डेटा बेस्ड अपॉन वर्ड्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. देखिए, यहाँ पे भी डेटा कलेक्शन इज नॉट अ करेक्ट वन. ठीक है, आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करना, यू विल गो थ्रू द क्वांटिटेटिव. ठीक है, यहाँ पे आप कलेक्ट करते हो बेस्ड अपॉन वर्ड एंड स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दैट कैन बी रिलेवेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन इज द ए एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम. सबसे पहले तो हम डी को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि डी हमारे ऑप्शन में नहीं है. वी एलिमिनेट डी, वी हैव नाउ कम टू 50-50. अब देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि हम जब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है. हैविंग अ लिटरेचर रिव्यू प्ले अ माइनर रोल बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू लिटरेचर रिव्यू. सही. डिस्क्राइबिंग द रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी इसके तहत आता है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए बी सी. आपका ए ऑप्शन सही है. हालांकि जब आप ई देखते हो ना, ये वाला ए बी, इसमें ई है, ये कलेक्टिंग डाटा बेस्ड अपॉन द स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल नंबर, यहाँ पे बट डेटा कलेक्ट करने की बात की जा रही है, दैट्स वाई. बट आप इसको एक बार चेक करना. मुझे लगता है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए बी सी, ये तीनों होगा. बट यू कैन हैव अ वैलिड एग्रीमेंट कि क्यों जो है ना ये नहीं होना चाहिए, आप एक बार जरूर चेक करना. ठीक है, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कोर्स आंसर नंबर 1. अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ देखते हैं. एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की. क्वालिटेटिव रिसर्च की हम जब भी बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च आपको जब भी देखोगे तो वो हमेशा एक्सप्लोरेटरी होता है, नेचुरलिस्टिक होता है, ओपिनियन के बेस पे होता है. जबकि हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव हमेशा क्या होता है, सॉरी, क्वालिटेटिव जो होता है ओपिनियन के आधार पे होता है. और इसमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं, इथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंड थ्योरी, ये सब ज़्यादातर हम बात करते हैं. ये कुछ आप इस तरीके से देख लेना. जब भी हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो इसमें केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इथनोग्राफी, ग्राउंडेड रिसर्च, केस स्टडी, ये सारे तमाम तरह के मेथड हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. और यहाँ पे हम न्यूमेरिक और स्टैटिक्स की बात नहीं करते हैं. न्यूमेरिक और स्टैटिक्स की बात क्वांटिटेटिव में करते हैं. चलिए, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन. जब हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो इसके प्रिंसिपल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये तो आई थिंक रिपीटेटिव है, इसके प्रिंसिपल हम अप्लाइड रिसर्च में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं. अच्छा, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ए बी सी. ठीक है, ओके. सो फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज समटाइम यूज इन. जब हम क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं
तो कभी कभी हम यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में, शॉर्ट टर्म स्टडी, ठीक है, अल्पकालिक सर्वेक्षण में, कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक सर्वेक्षण में, कोरिलेशनल सहसंबंध सर्वेक्षण में, जब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल की या फिर क्रॉस अनुभागीय। देखिए एक बात तो आपको पता है ना कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही सैंपल रहता है, एक ही सैंपल को हम डिफरेंट फेज पे स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका एडल्टहुड कैसा है, उसका चाइल्डहुड कैसा है, उसका यूथ कैसा है, वो जब बूढ़ा होता है तो वो कैसा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ही सैंपल की हम लॉन्ग पीरियड तक स्टडी करते हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करते हैं तो यानी कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम अलग अलग सैंपल लेते हैं, ठीक है, अलग अलग सैंपल लेकर के स्टडी करते हैं एक ही पीरियड ऑफ टाइम में। यहाँ पे हमारी डिफरेंट सैंपल हो गई, बट यहाँ पे जो सैंपल है वो एक ही है और इसको हम लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं। बट शॉर्ट पीरियड के लिए हम एक से ज़्यादा सैंपल लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तब हमारा क्रॉस सेक्शनल होता है। तो जब भी हम क्रॉस सेक्शनल की स्टडी की बात करते हैं तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल तो कभी नहीं होगा, क्रॉस सेक्शनल के अपोजिट होता है लॉन्गिट्यूडनल। शॉर्ट टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि ये लंबे समय तक चलता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए चलता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो क्या है, कंपैरेटिव सर्वे में हम यूज़ करते हैं, यानी डिफरेंट सैंपल है और डिफरेंट सैंपल के बीच में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन या फिर उनके बीच में कंपैरिजन, कौन कैसे कैसे है, तो उसके बीच में हम कंपैरिजन के बारे में हम बात करते हैं। कोरिलेशन सर्वे नहीं होता है जब भी हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल के बीच में। तो अगर मान लीजिए कि हमारे सामने डिफरेंट सैंपल्स हैं तो हम उनके बीच में कंपेरिजन करके स्टडी करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल के बारे में, सो इट इज़ यूज्ड इन कंपैरेटिव सर्वे। तो क्रॉस सेक्शनल आप जब भी बात करोगे इट्स एक ही इंडिविजुअल को, ठीक है, हम क्या करते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल लेते हैं सिंगल टाइम में, और जब लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो सेम इंडिविजुअल को मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम में हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखोगे क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। अब जो एक इम्पॉर्टेंट जो कि फैक्चुअल है, जो कि आपके कॉमन सेंसिकल बिल्कुल इससे लेना देना नहीं, इट्स ऑल अबाउट रैटिफिकेशन। वहाँ से एक क्वेश्चन आया है कि ICCSR मतलब क्या होता है। ICCR जब भी हम बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस, और यहाँ पे जो होगा वो होगा रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ये है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या है, बी है। अब ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और ये जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 में है, जो कि आपको देखता है कि अगर आप सोशल साइंस से रिलेटेड हो तो आपकी क्या करती है, आपकी रिसर्च को प्रमोट करती है सोशल साइंस के फील्ड में, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी फेलोशिप और सर्वे इन सब से संबंधित होती है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मेटा एनालिसिस वुड अलाउ यू टू, कि जब हम मेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो आपको ये क्या अनुमति देगा, एनालिसिस द रिलायबिलिटी ऑफ ए स्टडी, यानी कि जब हम बात करते हैं किसी अध्ययन की विश्वसनीयता कितनी है, क्या ये मेटा एनालिसिस बात करता है। एनालिसिस ऑफ एंथ्रेजेंट्स ऑफ अ बिहेवियर, यानी कि किसी के व्यवहार की हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्या ये कहता है मेटा एनालिसिस। या फिर मेटा एनालिसिस हमें बताता है आउटकम ऑफ वेरियस स्टडीज़, यानी कि अलग अलग स्टडीज़ हुए हैं उनके बीच में उनकी आउटकम्स को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या ये मेटा एनालिसिस कहता है। या फिर फोर्थ कहता है रेप्लिकेट मेनी स्टडी की हम क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, दोहराते हैं, क्या वो मेटा एनालिसिस है। देखिए लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था ना, तो मैंने आपको बताया था मेटा नैरेटिव, मेटा एनालिसिस क्या होता है। मेटा एनालिसिस वर्ड आपको बार बार कंफ्यूज करें, तो एक बात आप समझिए कि मेटा एनालिसिस क्या होता है, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। आप साइंटिफिकली आप क्या करते हो, डिफरेंट स्टडीज़ देखते हो और उसके आधार पे उसको पढ़ के, फॉर एग्जांपल एक रिसर्च पेपर 1 है, बी है, सी है, डी है, ये 4 रिसर्च पेपर फॉर एग्जांपल आपके पास है, ठीक है। इन सब के बीच में पहला रिसर्च कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो इन हरियाणा इज़ 88%, पहला डेटा आपने देखा पहले रिसर्च में। दूसरा कह रहा है कि सेक्स रेशियो
इन हरियाणा इज लेस देन राजस्थान। तीसरा जो आपने देखा ना कि सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा इज लोएस्ट, ठीक है। और चौथा आपका जो रिसर्च पेपर है उसमें ये कह रहा है कि सेक्स रेशियो, ठीक है, सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, ये कह रहा है। तो आपने क्या किया, आपने 4 स्टडीज पढ़ा और 4 स्टडी को पढ़ के उन सबको एनालाइज करके आपने एक कंक्लूजन निकाला और अपने रिसर्च में कुछ इस तरीके से लिखा कि द कंडीशन ऑफ वुमेन इन हरियाणा इज बैड, ठीक है, कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, बिहार, जो भी आप कहना चाहते हो आप लिख सकते हो, बट कहने का मतलब ये है कि आपने 4-5 रिसर्च पेपर को लेकर के उसमें जो डेटा था उसको पढ़ करके जो आपने कंक्लूजन निकाला वही क्या होता है, दैट इज मेटा एनालिसिस। आपने डिफरेंट रिसर्चेस को पढ़ी, फिर उसके बाद एनालिसिस किया, दैट इज कॉल्ड मेटा एनालिसिस। और जब हम मेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्या करते हो, स्टैटिक्स को देख करके, ठीक है, स्टैटिक्स ले करके आप उसको, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है ये, जनरली क्वांटिटेटिव साइंटिफिक नेचर होता है, और इसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। खास कर पे मेडिकल फील्ड में ये ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटा एनालिसिस। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेटा एनालिसिस आपको क्या अलाउ करता है कि हम क्या करें, वेरिएशन देखने की कोशिश करें कि कितना वेरिएशन आ रहा है डिफरेंट स्टडीज़ के बीच में। बिहेवियर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये रिलायबिलिटी चेक करता है, ना ही ये रेप्लिकेबिलिटी की बात करता है। व्हाट इट डू, इट कंपेयर, इट एनालाइज, इट एक्सप्लोर द वेरिएशन ऑन बेस्ड अपॉन दीज स्टडी, इट गिव यू आउटकम, वो अपनी आउटकम देता है। तो ये है आपकी मेटा एनालिसिस। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटनोग्राफी। व्हाट इज नेटनोग्राफी, ये कह रहा है, आपने वर्ड सुना है इथनोग्राफी, ठीक है, हैव यू हर्ड दिस वर्ड इथनोग्राफी। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब हम इथनोग्राफी की बात करते हैं तो इथनोग्राफी क्या है, इथनोग्राफी इज रिलेटेड टू अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर कल्चर, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी खान पान, रहन सहन, व्यवहार, जब इनकी स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इथनोग्राफी। और यही जब स्टडी विद द हेल्प ऑफ नेट, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेनोग्राफी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं नेटनोग्राफी। और जब हम नेटनोग्राफी, वर्ड समझिए, नेटनोग्राफी, नेटनोग्राफी जब भी हम बात करते हैं इट इज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन इथनोग्राफी, ऑनलाइन इथनोग्राफी। और इसमें जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द सोशल मीडिया। और ये क्या है, इट्स अ इवॉल्विंग फील्ड, जैसे जैसे आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी डेवलप हो रही है वैसे वैसे ये फील्ड भी क्या होता है, इट इज़ नाउ एक्सपेंडिंग। तो नेटनोग्राफी जब भी आप बात करते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप डेटा कलेक्शन करते हो। जो ये वर्ड दिया गया था, ये वर्ड जो था उनकी एवोल्यूशन रॉबर्ट किंजई ने की थी, आई थिंक, हाँ, कॉजिनेट्स सॉरी, रॉबर्ट कॉजिनेट्स ने की थी। नेटनोग्राफी की जो इवोल्यूशन है कॉजिनेट्स ने बताई थी कि कैसे हम नेट्स के द्वारा, सोशल मीडिया के एनालिसिस के द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने थीमेटिक स्टडी के बारे में सुना था, मैंने जब आपको डेटा एनालिसिस बताया था, तो डेटा एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। एक क्या होता है, एक आपका क्वान्टिटेटिव होता है और एक क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। जब हम क्वान्टिटेटिव की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, सांख्यिकी टेस्ट। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हम अलग अलग मेथड बताते हैं। उसमें जो मेथड था वो था प्रोजेक्टिव मेथड, और प्रोजेक्टिव मेथड के तहत ही आता था थीमेटिक मेथड। थीमेटिक मेथड क्या था, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फिगर दिखा दिया जाए और मैं आपसे बोलूँ इस फिगर को देख के आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप जब आप एसएससी एसएसबी के इंटरव्यू में जाते होगे तो वो आपको एक पर्टिकुलर फिगर दिखा कर के आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और उसके आधार पे आप एक कहानी बनाते हैं या फिर जो भी आप एक्सप्रेशन करते हो उसके आधार पे आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता था। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप नेट पे या सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो देख रहे हो और फोटो देखने के बाद आप उस पर क्या इंटरप्रिटेशन देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड नेनोग्राफी। और इसी वजह से सिंस यू आर गिविंग योर ओन ओपिनियन, ये कैसा है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर है और इसे हम क्या कहते हैं, नेटनोग्राफी, ठीक है।
तो इट्स अ ऑनलाइन इथनोग्राफी, जस्ट लाइक अ सी दिस क्वेश्चन ही क्या कह रहा है कि व्हाट इज नैनोग्राफी। नैनोग्राफी इज अ डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मार्केट रिसर्च ऑफ अ नेटिजन, सोशल मीडिया रिसर्च, इट्स अ ऑनलाइन इथनोग्राफी रिसर्च, दैट वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज अ ऑथर्ड बाय फ्रेड एन करलिंगर। देखिए ये फ्रेड एन करलिंगर जो हमारे थिंकर हैं, ही इज एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजी, ये मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। और मनोवैज्ञानिक में आपकी बिहेवियरल स्टडीज, जो आपकी बिहेवियर की स्टडी होती है उससे संबंधित है। तो इन्होंने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च के बारे में एक बुक लिखा था और उसी से संबंधित है आपके फ्रेड एंड करलिंगर। मेथड ऑफ सोशल रिसर्च नहीं, साइंटिफिक सोशल ये भी नहीं है, सोशोलॉजिकल रिसर्च नहीं, ये जो थिंकर्स हैं ही इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजी, और इन्होंने जो बुक लिखी वो थी आपकी फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी बुक। यू कैन हैव अ गूगल एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च। एक रिसर्च की जो सबसे अच्छी क्वालिटी कैसे होती है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी। कि जब हम बात करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च की जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो क्या होती है। देखिए इसका जो आंसर है ना, कुछ लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी, कुछ लोग कहेंगे रिलायबिलिटी, कुछ लोग कहेंगे रेप्लिकेबिलिटी, बट मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके तहत ही आपकी आती है, ठीक है। चलिए ये ही इसको देखते हैं, इनमें से बोल रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है। देखिए जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, इट्स मीन कंसिस्टेंट रिजल्ट। कंसिस्टेंट बोले तो कि हर बार आपकी रिजल्ट एक ही आ रही है, 0.2 0.2 0.2, इट मीन्स कि हर बार 0.2 आती है, दैट इज़ मोर कंसिस्टेंट। और जब हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं तो इट लीड्स टू ऑब्जेक्टिविटी, इससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी आती है, इसी से आपकी रेप्लिकेबिलिटी आती है, ठीक है, और इसी से आप यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, यूजेबिलिटी आती है। सो जब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल 3, ठीक है। सो दैट्स वाई आई थिंक रिलायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बट यू कैन डिसएग्री विथ मी, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन कि मैम ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं हो सकता है, मैम रेप्लिकेबिलिटी ये क्यों नहीं हो सकता है, बट आई थिंक मेरा मानना ये है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज रिलायबिलिटी, और रीज़न मैंने आपको बताया। चलिए उसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सर्वे इज सेंसस। सेंसस की जब हम बात करते हैं तो ये किस तरीके का सर्वे है, तो इसमें पूछ रहा है कि एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, गणना सर्वेक्षण, एक्सप्लोरेटरी खोजपूर्ण सर्वेक्षण। आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम बात करते हैं सर्वे की तो इनमें से कौन सा टाइप है। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके एक्सप्लोरेटरी, मतलब कि आप कुछ नया चीज़ खोज रहे हो, ठीक है। एक्सप्लोर करने का मतलब ही क्या है, इट मीन्स कि आप कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव मतलब एज इट इज़ आप उसको क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, एज इट इज़ आप बता रहे हो। जब हम इन्यूमरेशन की बात करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू आप किसी भी चीज़ की, यूनिट पॉपुलेशन की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की आप डिटेल्ड में स्टडी करते हो, न्यूमेरिक वे में बात करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्यूमरेशन। तो जब आपकी सेंसस जारी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, डिटेल्ड वे में स्टडी करते हैं और उसकी गणना करते हैं। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द सर्वे इन अ सेंसस इज रिलेटेड टू इन्यूमरेशन सर्वे। एनालिटिकल कैन बी द राइट आंसर, बट जब हम बात करते हैं सेंसस की, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्वे दैट इज़ कॉल्ड इन्यूमरेशन, जिसमें आपकी गणना, स्टैटिक्स, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिलोंग्स टू। जब हम न्यूटन की ग्रेविटी का सिद्धांत बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, क्वांटिटेटिव, ठीक है,
ये आपके 4 ऑप्शन है। देखिए जब भी हम बात कर रहे थे अप्लाइड, इट्स ऑल अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल और थियरी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। जब हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं, हम थियरी जनरेशन की बात करते हैं, और जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू अ नंबर। तो जब भी हम बात करते हैं न्यूटन की डिस्कवरी के बारे में, तो इट इज़ ऑल अबाउट द थियरी जनरेशन। ठीक है, थियरी जनरेशन की बात की जाती है। और जब भी थियरी जनरेशन की बात आती है तो ये किसके तहत आता है? ये आता है आपके फंडामेंटल रिसर्च के तहत, कि आप क्या करते हो, एक चीज़ के बारे में एक नई थियरी देते हो और उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आप करते हो। तो थियरी जनरेशन की जब भी हम बात करते हैं, इट इज़ कम अंडर द फंडामेंटल रिसर्च। जबकि कोई थियरी है उसकी हम प्रैक्टिकेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो आपकी किसके अंदर आती है? अप्लाइड। बट वो प्रैक्टिकेबिलिटी अगर शॉर्ट टर्म में हो, दैट इज़ कम अंडर द एक्शन। और क्वांटिटेटिव संख्या की बात होती है। जब हम थियरी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल रिसर्च। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द रिसर्चर चेक द जेन्युइननेस, जब हम जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, नन ऑफ दिस। अब देखिए ये बात मैंने नहीं बताई थी जब मैंने आपको हिस्टोरिकल रिसर्च बताया था, याद आ रहा है आपको? हिस्टोरिकल रिसर्च अभी नहीं बताया मैंने, आई थिंक ऑनलाइन। जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च की हम बात करते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? देयर इज़ अ डिफरेंट थीम, हिस्टोरियन जो कि अपने आधार पे क्या करते हैं? आलोचना करते हैं और उसके आधार पे थियरी देते हैं। अब ये थियरी, ये जो आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होती है प्रीवियस इंटरप्रिटेशन की, ये दो तरह की होती है। एक तो होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक होता है आपकी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। जो हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होते हैं उसको हम कहते हैं लोअर क्रिटिसिज्म। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इट इज़ कॉल्ड लोअर क्रिटिसिज्म। और जब हम इट इज़ कॉल्ड लोअर क्रिटिसिज्म, और ये क्या बात करती है? ये देखती है कि आप जो बात कह रहे हो, आप जो हिस्ट्री के बारे में क्लेम कर रहे हो, वो कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है। तो ये जेन्युइननेस की बात करती है, ऑथेंटिसिटी की बात करती है कि आप कितना सही बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, ऑथेंटिसिटी की बात करती है। और जब हम इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, इट्स कम अंडर द हायर लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म, इट इज़ कॉल्ड हायर क्रिटिसिज्म। और जब हम इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो ये किसकी बात करती है? इट्स टॉक अबाउट द क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी, रेलिवेंस और द कंटेंट। ये बात करती है क्रेडिबिलिटी की, वैलिडिटी की, रिलायबिलिटी की, ऑफ द हिस्टोरिकल कंटेंट के बारे में आप कितना क्रेडिबल हो, कितना सही हो, कितना वैलिड है। ठीक है, ये जेन्युइननेस की बात करती है और आपकी क्या बात करती है? ऑथेंटिसिटी की बात करती है कि कितना जो सोर्स है, आप कितना ऑथेंटिक सोर्स से लिए हो। तो जब भी हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की, जो कि हिस्ट्री के तहत आता है, वह कुछ इस तरीके से क्रिटिसाइज करके रिसर्च को, हिस्टोरिकल रिसर्च को आगे ले जाती है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जब हम बात करते हैं, जस्ट हैव अ लुक, व्हेन वी रिसर्चर चेक द जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी, तो ये किससे संबंधित है? ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से संबंधित है। यानी कि आपका बी आंसर क्या है? वो सही है। ठीक है, उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक रिसर्च इज, यानी कि जितने भी साइंटिफिक, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान की हम बात करते हैं, इज रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च डिज़ाइन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स। ये किस पे फाउंडेशन है? ठीक है, तो देखिए जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं, तो फाउंडेशन में हमने क्या देखा था कि पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, डिफाइन करना, और उसके आधार पे हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। फिर क्वेश्चन तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं? वी फॉर्म अ हाइपोथेसिस बनाते हैं। और हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद हमने क्या किया? वी हैव अ डिज़ाइन, और उसके आधार पे वी मूव टुवर्ड द डेटा कलेक्शन or data analysis, and then we have a report writing. So when we talk about the report writing, that will be come into the last one, it will be second last, it will be second and it will be the first की, यानी आप concepts को, problem को define कर रहे हैं, that will lead to a foundation of the research.
सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, दैट इज द फाउंडेशन जिसके आधार पे आपकी पूरी रिसर्च क्या होती है, आधारित होती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन दैट इज which of these cannot be put into a non experimental research. अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की, अब यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से किसको हम नहीं डाल सकते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. ठीक है, देखिए यानी कि हमें क्या बताना है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, नहीं है, यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल नहीं है. तो सबसे पहले ओके देखिए इसमें दो बार निगेटिव है, सो इट्स कैन नॉट बी पुट इनटू नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. जस्ट हैव लुक. देखिए जब हम बात करते हैं सर्वे की, ठीक है, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, न्यूमेरिक्स की बात करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, सर्वे इज द एक्सपेरिमेंटल वन. फील्ड एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो डिफाइन समथिंग दैट इज यू कैन मैनिपुलेट द वेरिएबल. एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल. जब हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं इट मीन्स कि आप दो वेरिएबल को क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट करने की बात करते हो. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इट्स ऑल अबाउट द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर रहे हो. तो जब भी हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल, इट्स मीन्स दैट इज इन कंट्रोल सिचुएशन जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हो. फिर उसके बाद जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल को मैनिपुलेट कर पाना मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द केस स्टडी इज़ कम अंडर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तहत आता है और इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ जैसे होता है उसकी हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं. ठीक है, डिटेल्ड में डेप्थ में स्टडी करते हैं. तो जब हम बात करते हैं फील्ड स्टडी, दिस आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर. जब हम केस स्टडी की बात करते हैं दैट इज़ कम अंडर द. अब मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह मुझे लग रहा है कि देयर विल बी सम एरर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ केस स्टडी. कि जब हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल इट मीन्स कि वहाँ पे कैन नॉट नहीं होना चाहिए. तो जब हम बात करते हैं कि कौन जो है ना नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, होना चाहिए. ठीक है, जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें से कौन नहीं है. ठीक है, तो इसमें से आप देखो केस स्टडी क्या है, दैट इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ठीक है, सो बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ते हैं डेप्थ में स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, एंड द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वन. ठीक है, सो आई माइट बी कन्फ्यूज अबाउट द क्वेश्चन, बट लेट मी चेक कि यहाँ पे कैन नॉट होगा कि नहीं होगा. ठीक है, बट द राइट आंसर इज द केस स्टडी. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रिसर्चर क्या करता है, इज इंटरेस्टेड इन सीकिंग ए इन्फॉर्म कंटेंट्स. ठीक है, एक रिसर्चर क्या करता है जब वो रिसर्च करने जाता है, डेटा कलेक्शन करने जाता है, तो एक कंसेंट लेता है, अनुमति लेता है. अनुमति किस लिए लेता है, लेटर फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट, जो जवाब देने वाला रिस्पॉन्डेंट होता है उससे लेटर लेता है. पार्टिसिपेंट इन द रिसर्च, इनमें से वो कौन सी इन्फॉर्मेशन देना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कंसेंट लेटर में जब वो डेटा कलेक्शन करने जाता है. इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्पज़ ऑफ द रिसर्च, कि जब वो डेटा कलेक्शन करने जाए तो अपने रिसर्च का पर्पज़ बताए कि देखो मैं इसलिए आया हूँ. ठीक है, ये तो ज़रूरी है भाई. द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर यूज़ ऑफ एकेडमिक पर्पज़ ओनली, वो ये बताएगा कि आपने जो भी डेटा मुझे दिया है मैं सिर्फ उसका एकेडमिक रूप से ही यूज़ करूँगा, आपके पर्सनल डेटा का. ये भी सही है, ये बताना ज़रूरी है. इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च. अब देखिए ये जो है ये आता है आपके डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन के बाद. तो आप शुरू में ही कैसे आप बता सकते हो कि मेरा डेटा कलेक्शन, मेरा जो डेटा जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, वो कितना रिलायबल, कितना वैलिड है. ये तो आप शुरू में नहीं बता सकते और ये ज़रूरी भी नहीं है
क्या जरूरी है कि आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द रिस्पॉन्डेंट टू हजार्ड ऑफ द डेटा कलेक्शन। अब बताओ कि आपको ये नुकसान होगा, इतना टाइम लगेगा ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे मेंटली। सो ये तीनों चीज़ें जरूरी है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इट इज़ नॉट नेसेसरी वेन एवर यू गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। So option C is not a important component. What is important is that having a consent is all three. ठीक, so C is the correct one. Now let's come to the last question of the series, and the question is कि student who can effectively express their thoughts, so they are what type of intelligent? जो पर्सन अपनी थॉट्स को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है उसे किस तरह की बुद्धिमत्ता कहेंगे? इमोशनल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव। देखिए, जब हम इंटरपर्सनल की बात करते हैं, इट इज़ अ बुद्धिमत्ता ऑफ लाइक कि मैं आपसे कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हूँ, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। जब हम इंट्रापर्सनल की बात करते हैं तो हम अपने फीलिंग्स और अपने इमोशन को कितना जान पाते हैं, दैट इज़ इंट्रापर्सनल। जब हम इमोशनल की बात करते हैं तो मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो स्ट्रेस है, उसको मैं कैसे मैनेज कर पा रही हूँ। जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं, इट मीन्स कि आपकी मेमोरी पावर कितनी ज़्यादा है, आप कितनी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है, आप कितनी अच्छे से मैथमेटिक्स इन सब चीज़ों को कर पाते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक, आप लैंग्वेज के थ्रू अपने थॉट्स को दूसरों के सामने रखते हो। इट मीन्स कि जब आप किसी बात को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाते हो, इट शोज दैट यू आर लिंग्विस्टिकली वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो वो आपकी शो कर रही है लिंग्विस्टिक पावर की, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। अब मैं आपको छोड़े जा रही हूँ इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नॉर्मेटिव रिसर्च। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि जब हम नॉर्मेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है और इसके तहत कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछ रहा है। So please have a look on this question and we will meet with this question in the next class. Till then, just keep revising and keep practicing the research methodology. Thank you.